In this economy and notes making strategy video, this will be our lecture number 8, and we are obviously doing GS3 of economy series. So welcome and greetings at whatever time you are watching. This video will be on unemployment and employment, which is also a sub part of inclusive growth but not completely inclusive growth. ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है. So this will be employment and unemployment. In this we need to, अभी तक जितना कुछ पढ़ा है ना हमने, वी नीड टू डू वॉट, वी नीड टू इंटीग्रेट इट विथ डेटा. देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा, क्योंकि आप जितना भी एम्प्लॉयमेंट लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, जितना भी कुछ करोगे, सब में आपको डेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना बातें बहुत सुपरफिशियल एंड फिक्शनल हो जाएंगी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हम अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके से अब तक हम सारा कुछ पढ़ते आए हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि चलो PYQs हम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, बाद में ही देखेंगे, अभी देखेंगे ही नहीं, ठीक है. पहले देख लेंगे कि मीनिंग क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग लोग, ऑर्गेनाइजेशन ने मीनिंग्स दिए होंगे, वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, ILO ने दिया होगा. देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या चल रहा है, ये कहाँ से निकलेगा, हमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा से. देन अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर करने के कुछ तरीके होंगे. अब UPSC कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, देखो इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर इज़ नॉट अबाउट कि आपने जो पढ़ा वो आया या नहीं. नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होगा. आएगा कुछ, आपको आपने जो पढ़ा है उसको, अपने डेटा को वहाँ पे इंटीग्रेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. डेटा इंटीग्रेशन, जिसको मैं बोलता हूँ डेटा और कंटेंट रिसाइकलिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है. तो अब करंट सिनेरियो देखेंगे, PLFS का क्या है. देन विल सी मेथडोलॉजी टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सा NSO का क्या है, NSSO का क्या है, मतलब PLFS का क्या है, या किस फ्रीक्वेंसीज पे क्या है. देन उसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, उसके इंडिकेशन क्या होंगे, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, एंड देन डिफरेंट कैजुअल स्टेटस है, व्हाट काइंड ऑफ कैजुअल वर्किंग स्टेटस है या फिर कैजुअल डिफेक्टिव स्टेटस है, विल स्टडी दैट, ठीक है. देन चैलेंजेस इन मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या है इसको मेजर करना. देखो ये सारा टॉपिक एक साथ कवर होगा, ठीक है, ये तीनों टॉपिक एक साथ कवर होगा, बिकॉज जो मेथडोलॉजी होगा उसका इंपॉर्टेंस एंड उसके चैलेंजेस, ठीक है, साथ में. अब देखो जब हम कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे ना, जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, सीजनल पढ़ेंगे, जो भी XYZ पढ़ेंगे, वही तो हमारा कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बनेगा, ठीक है. एंड देन गवर्नमेंट उसके लिए कुछ मेजर लेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी देखेंगे कि इंडिया में ग्रोथ तो हो रहा है GDP का, वी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. अभी हम 8.2% के हिसाब से वी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग आवर GDP, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. और दुनिया में बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जिसमें 8.2% के हिसाब से GDP ग्रो कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर. बट देर इज़ अ जॉबलेस ग्रोथ, ये भी हमें पता है. सो वील एड्रेस द जॉबलेस ग्रोथ एट द लास्ट ऑल्सो, एट द मतलब टूवर्ड्स द लास्ट एज वेल. सो ये हमारा स्केलेटन हो गया पढ़ने का. अब यही आपके नोट्स में भी रहेगा, ठीक है, ये आपके नोट्स में बिल्कुल हर हाल में रहना चाहिए, सो दैट बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बिफोर योर मीन्स, आप खोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखोगे अच्छा मुझे इसका मीनिंग आता है, मुझे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता है, मुझे करंट सिनेरियो पता है, हाँ पता है, मेथोडोलॉजी पता है, हाँ पता है, इंपॉर्टेंट पता है. एंड इसी तरीके से देखो मैं हर लेक्चर के पहले आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. अब आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग डेफिनेशंस पे. देखो अब मीनिंग ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग देती है, बट अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट इट इज़ डिफाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का है. तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इट रिफर्स टू अ शेयर ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अवेलेबल टू वर्क बट इज विदाउट वर्क. और ये वर्ल्ड बैंक नहीं भी कहती तो भी हम यही बात कहते कि हाँ भाई ये काम करने के लिए अवेलेबल तो हैं बट इनके पास काम नहीं है, राइट. अगर ये वर्ल्ड बैंक कहे ना कहे. ILO क्या कहता है, ILO डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया देता है. ILO इसी बात को एक्सपैंड करता है, क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो है जो या तो पहले 15 साल से ऊपर का है, ऑब्वियसली बिकॉज 14 साल से काम नीचे काम करना इज इलीगल, बट 14 साल से नीचे यू कैन वर्क इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आपकी स्कूल हैम्पर नहीं होती है. जैसे आप स्कूल मूवीज़ में काम कर सकते हो, थिएटर में काम कर सकते हो, सिनेमाज में काम कर सकते हो, बट आपकी एजुकेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है. एंड इट शुड नॉट बी हजार्डस इंडस्ट्री, ठीक है. 15 ईयर एंड अबव होना चाहिए. डिड नॉट वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक, जिस भी वीक का ले रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उस टाइम के लिए कैजुअली अनएम्प्लॉयड है. और इज़ अवेलेबल टू स्टार्ट वर्क विद इन 2 वीक्स, तब भी वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा,
ठीक है, और हैज़ एक्टिवली सर्च्ड फॉर वर्क, ठीक है, वो सर्च कर रहा है या एक्टिवली हैज़ बीन सर्चिंग, और हैज़ अ कन्फर्म्ड जॉब ऑफर स्टार्टिंग शॉर्टली, तब भी वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। देखो ये दोनों आसपास की बात है, हैज़ अ कन्फर्म्ड जॉब स्टार्टिंग शॉर्टली और इज अवेलेबल टू स्टार्ट वर्क विद इन 2 वीक्स। सो दिस टू इज नियर बाई स्टेटमेंट ओनली, ठीक है, और डिड नॉट वर्क विद द डिफरेंस वीक, तब भी वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं ना उसमें काम आएगा कि वीकली लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, लेबर वर्किंग फोर्स क्या है, क्वार्टरली क्या है, या फिर इनफैक्ट अब तो डेली भी निकालने लग गया, इनफैक्ट ऑफ डेली, एंड इट इज़ वेरी वेग डेटा एनीवे, ठीक है। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो सबसे पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया तो हम ये जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, ठीक है, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जानने के लिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी जानना ज़रूरी है कि अच्छा कितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अगर हम टाइप समझेंगे तभी तो हम उसका कॉज समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई नो फीवर, लेट्स से फीवर, आई मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ फीवर इट इज, तभी तो मैं इसका कॉज को एड्रेस कर पाऊंगा, राइट। एंड इन काइंड देर आर वेरियस काइंड ऑफ फीवर। So to understand fever, that is unemployment, we need to study what kind of unemployment is there, what कितने तरह के फीवर हैं असल में, और कितने तरह के फीवर हैं, तब उसका कॉज एड्रेस करेंगे कि इस टाइप के फीवर का कॉज ये होता है, ठीक है। आ जाओ उसी तरीके से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हैं। देखो सबसे पहला है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, पूरे एग्रीकल्चर में यही पढ़ते आए हैं कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है। व्हाट इज डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट? देखो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एक ऐसे तरह का एम्प्लॉयमेंट है ना कि डिस्गाइज का मतलब क्या है कि रूप बदला हुआ है, रूप या फिर प्रारूप जिसको बोलते हैं, तो ये बदली हुई रूप में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब लगता है कि यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं, दिख रहा है मुझे कि एम्प्लॉयड हैं, बट अगर इनको एम्प्लॉयमेंट से हटा भी दो तो मेरे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे एग्रीकल्चर में क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़, एक मिनट, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ 42% of working population and gives only 12% of GDP. So what do we understand by this? We understand that कि यहाँ पे more than necessary employment है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर इसको कम भी कर दोगे तो ऐसा नहीं कि वो जीडीपी में उसका शेयर कम हो जाएगा एग्रीकल्चर का, नहीं। सो इट इज़ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, लगता है कि एम्प्लॉयड हैं बट वो अनएम्प्लॉयड है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कि इनका प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉयड हैं उनका प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी मार्जिनल, वो रहे ना रहे बात एक ही है। देन देर इज़ अ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या हो गया, जैसे मान लो देर इज़ अ लेबर हु वर्क्स इन पैडी फील्ड, बट वो साल के 12 महीने तो काम नहीं करेगा, वो एक सीजनल काम करेगा। लेट्स से टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेट्स से केदारनाथ में देर इज़ अ होटल एंड देर आर वर्किंग स्टाफ्स देर, बट केदारनाथ 4 धाम की यात्रा हर हमेशा तो नहीं होती, इट्स अ सीजनल, तो जॉब इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सीजन। देन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि, एक मिनट सॉरी, सो स्ट्रक्चर, वन सेकेंड, सो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर ही मैच नहीं कर रहा। जब हम बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, सो व्हाट डज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर का डिमांड था वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर उस तरीके में नहीं है, या फिर वो स्ट्रक्चर उस प्रकार से अवेलेबल नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि भाई मैं सीख के, लेट्स से मैं अपने कॉलेज से सीख के जावा प्रोग्रामिंग आया हूँ, बट मार्केट डिमांड है पाइथन, सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कि रिक्वायर्ड स्किल का मिसमैच हो गया। देन देर इज अ साइक्लिकल। व्हाट इज साइक्लिकल? अगेन ये साइक्लिकल इज नॉट मच डिफरेंस देन सीजनल, बट इट इज ऑन अ इकोनॉमिकल स्केल। सीजनल में क्या है, आता जाता रह रहा है कि ये आएगा जाएगा। साइक्लिकल में भी क्या है वैसे कि जब इकोनॉमी बूम कर रही है तो देर इज ग्रोथ, जब इकोनॉमी रिसेशन में है तो देर इज लॉस ऑफ जॉब। इकोनॉमी बूम की, जॉब आया, इकोनॉमी रिसेशन में गया तो जॉब लॉस हुआ। देन देर इज अ फ्रिक्शनल। अब देखो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण, दो चीज़ में घर्षण हो रहा है कि भाई एक इधर जाने को खोज रहा है, एक इधर जाने को खोज रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग, मान लो जैसे ये एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, ही हैज़ लेफ्ट वन एम्प्लॉयर एंड ही हैज़ कमिटेड टू जॉइन द सेकेंड एम्प्लॉयर, बट ही हैज़ अ नोटिस पीरियड हियर। अब क्या इस टाइम पे ये ये फंक्शनली यहाँ काम करेगा? नहीं, ही इज़ वेटिंग टू ट्रांजिशन टू हियर। तो ये इसको
कुछ कर भी नहीं सकता है बिकॉज ही इज इन सर्विंग इज नोटिस पीरियड। अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है इसका तो क्या करेगा, उसको पीआईपी पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे तो नहीं डाल सकता है बिकॉज एनीवे ही इज लीविंग। सो इस टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती है उसमें, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि टेक्नोलॉजी के वजह से आई हुई अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर वर्कर इज रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार है और कार इज बीइंग पेंटेड इन अ पेंट बूथ। अब जब रोबोट नहीं था यहाँ पे, सो इट वॉज बीइंग पेंटेड बाय मैनुअल लेबर। अब देर इज अ रोबोट टू पेंट इट, सो दिस ऑटोमेशन हैज टुक अवे द जॉब, सो जॉब लॉस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देन एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज दिस, कि लैक ऑफ, वो क्या बोलते हैं, फाइंडिंग सूटेबल। जैसे आईआईटीज में देखो, आईआईटीज का इस साल का डेटा था कि अराउंड, जस्ट लेट मी चेक फॉर वंस, कि 1 second I'll tell you कि recently I have read that, I'll just Google it. Unemployed, yes. So देखो ऑलमोस्ट 38% एडुकेटेड का, ऑलमोस्ट 38%, यू राइट इट हियर, 38% IITians did not opt for job. Why? Because उनको जो जॉब मिल रहा था दैट वॉज अ वेरी अंडर एम्प्लॉयड जॉब। सो उनको सूटेबल जॉब नहीं मिल रहा था। कि वैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल वी हियर द न्यूज़ दैट कि पीएचडी होल्डर है एंड हैज़ अप्लाइड फॉर पियोन का पोस्ट, सो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच इज एडुकेटेड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नियर अबाउट। और एम्प्लॉयमेंट बिलो, कि एडुकेटेड था इसीलिए इसने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ली, कि ये एडुकेटेड था और इसको अपने स्किल लेवल के मैच का जॉब नहीं मिल रहा था, सो इसने वो जॉब नहीं ली। बट अगर वो जॉब ले लेता है देन ही इज अंडर एम्प्लॉयड, स्टिल ही इज वर्किंग बिलो हिज कैपेसिटी। तो जैसे मान लो कि इसकी कैपेसिटी इतनी की थी एंड ही इज वर्किंग फॉर इतना, सो दिस मच ऑफ रेशियो ऑफ दैट पर्सन इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, राइट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो। देन देर इज अ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि आई हैव चोजन नॉट टू वर्क, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं काम नहीं करूँगा। सो इन दैट केस आई एम फुलफिलिंग ऑल दिस क्राइटेरिया, मैं 15 साल से ऊपर का हूँ, आई एम नॉट वर्क इन द रेफरेंस फेजेस, एम आई सर्चिंग फॉर वर्क, तो इन सब के क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर रहा हूँ एंड देन वॉलंटरली आई एम नॉट वर्किंग, सो आई एम वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। अब देखो जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए, तो जब कॉज पढ़ने जाएंगे तो कॉज को इसी में लिख सकते हैं ना, डिस्गाइज्ड क्यों है, कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल, सब कॉज भी यही लिख सकते हैं। अब आ जाओ करंट सिनेरियो देखनी, करंट सिनेरियो अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में क्या है। तो ये सर्वे बताएगा कौन हमें, ये डेटा हमें पता लगेगा PLFS से, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। कौन कराती है, NSO कराती है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में क्या है, 3.1% फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब देखो 3.1% में साउंड की, अच्छा 3.1% ही तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 3.1% इफ़ यू लुक, दिस इज क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन का देखोगे तो बहुत बड़ा है। एंड देन यू विल सी दैट 65% ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन। अब इस 65% का वर्किंग पॉपुलेशन का इफ़ यू सी 3 पॉइंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल आर नॉट एम्प्लॉयड, देन इट बिकम्स अ वेरी लार्ज डेटा, ठीक है। उसी तरीके से फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन सर्वे बताता है कि वर्किंग पॉपुलेशन में ओनली 33.4% इज वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। जैसे मान लो 150 करोड़ है पॉपुलेशन, 75 करोड़ मान लो मेल, 75 करोड़ मान लो फीमेल, ठीक है। 65% वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 65% 150 का 65% निकाल लेंगे। 65% में अगर देखेंगे कि अगर इसमें मानेंगे कि आधा आधा दोनों मेल एंड फीमेल होंगे, एंड उसमें भी एक 33% ही एम्प्लॉयड है, सो देर इज अ लार्जर गैप। देन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अराउंड 15 to 29 एज में 14.8% का अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ फ्रॉम 15 to 20 एज 14.8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ अ बिग रेंज। सो इससे पता लगता है कि इंडिया, अगर हम जब भी बात करेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी, अगर जब भी क्वेश्चन आता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, सॉरी
डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आएगी तब भी आप ये डेटा लिख सकते हो कि 65% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है और उसमें 15 to 29% जो 15 to 29 ईयर्स एज का जो पॉपुलेशन है उसमें 14.8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विच इज़ क्रूशियल. सो इंडिया फॉर डेवलपमेंट नीड्स टू रीप दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट. दिस इज वन. अब आ जाओ कि ये तो करंट सिनेरियो था, बट ये सिनेरियो मेजर कैसे होता है? ये मेजर करने का एक मेथोडोलॉजी होगा, दैट इज एनएसओ. पहले देखो एनएसओ एंड एनएसएसओ था, अब ये दोनों मर्ज होकर एनएसओ बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है. अब जो मेथोडोलॉजी क्या है कि कैलकुलेट कौन करता बता दिया मैंने. एनएसओ करता है अंडर मॉस्पी है थ्रू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च्ड इन 2017 से ये करता है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है पीएलएफएस का कि कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स निकाल उसका रेशियो निकालना है. एफएल है ये, वन सेकेंड. एफएलपीआर निकालना है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, देन अनएम्प्लॉयड रेशियो, ये दोनों निकालना है. सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयड रेशियो, व्हाट इज वर्क, ये आगे देखते हैं. अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, इस डेटा को कैलकुलेट करने का फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी देखो क्वार्टरली है फॉर अर्बन, अंडर करंट वीकली स्टेटस भी है, देन देर इज एनुअल एस्टिमेट ऑल्सो रूरल प्लस अर्बन, एंड देर इज अ करंट आज का आज स्टेटस कि क्या है करंट सिनेरियो. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यूआर, जैसे हमने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि कितना अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन टोटल अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशन. अगर इनटू 100 कर दें, परसेंटेज निकाल दें, तो हमारा अनएम्प्लॉयड परसेंट निकल गया. देखो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स, दैट इज अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स गिव्स अस अनएम्प्लॉयड रेट. देन यूजुअल स्टेटस अगर देखें तो क्या होगा, यूजुअल दैट इज प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस. अब व्हाट इज प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी स्टेटस, देखो कि मेन स्टेटस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का थ्रू आउट द ईयर. जैसे हम बोलते हैं कि 13.8% 14.8% यूथ अनएम्प्लॉयड है, 33.4% वुमेन पार्टिसिपेशन रेशियो है, 3.1 इज बोथ मेल एंड फीमेल. तो यूआर रेट क्या है 3.1. सो ओवरऑल प्रिंसिपल स्टेटस इज व्हाट, मेन स्टेटस थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर का स्टेटस है अराउंड 3.1%. एंड देन देर इज अ सेकेंडरी स्टेटस. सेकेंडरी स्टेटस क्या है कि भाई ये तो चलो ओवरऑल स्टेटस है, साल भर रहता है 3.1, बट देन देर इज अ सेकेंडरी स्टेटस बिकॉज हम डेटा क्वार्टरली भी निकालते हैं, डेटा हम एनुअली भी निकाल रहे हैं, डेटा हम मंथली भी निकाल रहे हैं, डेटा हम वीकली भी निकाल रहे हैं. सो एनी अदर डेटा विच इज नॉट फॉर द ईयर इज बिकम it becomes secondary status. So secondary status is परफॉर्म्ड एट लीस्ट 30 days ड्यूरिंग वर्क. अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो 30 days एटलीस्ट वर्क परफॉर्म किया है तो हम उसको कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट में मानेंगे, ठीक है. देन करंट वीकली स्टेटस क्या है, CWS. तो करंट वीकली स्टेटस हमने लिखा था ना इसको, एक सेकेंड, लिखा था ना करंट वीकली स्टेटस, ठीक है. एंड देन करंट डेली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस एंड यूजुअल स्टेटस. ओके आ जाओ. तो करंट वीकली स्टेटस क्या है, इट इज कंसिडर्ड व्हेन एम्प्लॉयड फॉर वीक, एटलीस्ट उसके पास एक हफ्ते में लास्ट हफ्ते में काम रहा हो, तो ही सी हैज़ वर्कड एटलीस्ट 1 hour इन द एंटायर, मतलब 1 hour इन अ 1 day इन द एंटायर वीक. अगर वो काम किया है तो उसको एम्प्लॉयड मानेंगे, ठीक है. देखो कितना, अब यही सब है ना, डेटा को कितना ज़्यादा ये सब वो कर देता है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा एंड बहुत वो क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग डेटा बना देता है. सो ये हमारा इसका ड्रॉबैक भी होगा बिकॉज द चैलेंजेस में ये लिखेंगे कि द डेटा कलेक्शन मेथड इज वेरी वेग. हाउ डू यू से दैट 1 hour हैज 1 hour वर्क, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना, अंडर रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग तो होगी इस बात की, राइट. करंट डेली स्टेटस क्या है कि वो एक्टिव रहा है वर्क में हर दिन, जिस दिन नहीं है उस दिन वो अनएम्प्लॉयड है. मतलब देख रहे हो कितना वेग डेटा से ये सारा. देन WPR इज वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो. व्हाट इज वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कि नंबर ऑफ वर्कर अपॉन पॉपुलेशन विच इज मोर देन 15 ईयर्स. याद रखना 15+ ईयर्स में ही काउंट करेंगे, 15 से लोअर ईयर को पॉपुलेशन को नहीं काउंट करना है. लेट्स से अगर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1.5 बिलियन में लोअर देन 15 एज को नहीं काउंट करेंगे एंड अपर में 65 से ऊपर नहीं काउंट करेंगे. सो वर्किंग पॉपुलेशन को ही काउंट करेंगे. हाँ लिख लो वर्किंग पॉपुलेशन. Working population into 100 will give us what? Will give us worker population ratio. और डेटा देखें 2023 से 2024 का डेटा देखें तो ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन कितना है 58.2%.
कहीं कहीं ये 65 तक जाता है, 65% तक लिखा हुआ है वर्किंग पॉपुलेशन। मेल का है 76, मतलब इस पूरे वर्किंग पॉपुलेशन में मेल इज 76.3, तभी हमने लिखा था ना कि 33.4% ही फीमेल का पार्टिसिपेशन है ना। यहाँ पे लिख लो मेल का अराउंड कितना था, 76.3, 76 इस मैच कर रहा है, 76.6 होगा, 76 भी नहीं, 66 ही हो जाएगा, यस 66.6, बट भाई डेटा यही मिला था मुझे, मैं कर लो इसको करेक्ट, 66.3%। और उस हिसाब से फिर फीमेल का देख लो 40.3, और डेटा कहीं कहीं एम्बिग्यूटी में मिलता है, इट हैज़ चेंज, तो इसको भी कर लो 33 पॉइंट कितना करेंगे 4, 33.4 कर लो, 33.4 एंड दिस विल बिकम 66.4, फाइन डन। सो डेटा हमारे पास एम्बिगुअस नहीं रहना चाहिए। सो ओवरऑल WPR वी नो 58.2 अप टू, इसको स्ट्रेच कर सकते हो अप टू 65% ऑल्सो, 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास 58.2% है, 66.4% मेल का पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन रेशियो, फीमेल का 33.4 है। सो वी नो दैट अगर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए, तभी हम उस डिविडेंड को रीप कर पा रहे हैं। और देखें अगर लेबर फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में देखेंगे और फीमेल तो हम देख ही लिए ना, फीमेल 33.4%, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि लेबर अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन, कितना लेबर ऑलरेडी एक्टिवली वर्किंग है एंड देन कितना वर्किंग पॉपुलेशन है। अगर इन दोनों को देखेंगे परसेंटेज वाइज में तो हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकल गया। सो दीज आर द मेथड, कहीं पूछेगा नहीं आपको, बस इसको आपको डेटा दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलेगा कि राइट ऑल द मेथोडोलॉजीज। इकोनॉमिक्स का नहीं है ये लेक्चर, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना इकोनॉमी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी, ठीक है। अब बताओगे आप मुझे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। देखो मैं हर वीडियो में पूछता तो हूँ, कोई लिखता नहीं है, तो आई एम प्रीटी श्योर कोई देखता भी नहीं है, बट इट्स ओके, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ना आपका काम है। अब आ जाओ रिसेंट इंप्रूवमेंट क्या हुआ है PLFS में, गवर्नमेंट ने भी क्या किया है एंड व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट हैव बीन डन। हायर फ्रीक्वेंसी डेटा कलेक्शन शुरू हुआ है। नाउ द डेटा कलेक्शन हैज गॉन अप टू एज लो एज पर डे, ठीक है। देन अदर इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हुआ है लेबर पार्टिसिपेशन रेट में, दैट इज CAPI। व्हाट इज CAPI? इट इज कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू एंड देन एक्सपैंडेड द कवरेज को हम एक्सपैंड किए हैं, कहाँ से कहाँ तक, 15 साल से लेके 65 साल तक को वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर काउंट किया हमने। देखो 65 ईयर्स कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज का एज बढ़ा है ना 65 ईयर्स। देन ग्लोबल कंपेरेबिलिटी, हाउ डज ग्लोबल कंपेरिटी कम्स, इट कम्स थ्रू ILO, अलाइन द विथ ILO स्टैंडर्ड्स, कि हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करने के लिए हमने क्या किया है, अपने आप को ILO के डेटा से, ILO के पैरामीटर से अलाइन किया है। सो दीज आर द रिसेंट चेंजेस, इंप्रूवमेंट हुआ है PLFS में। सो दिस ऐसा कहीं पूछेगा आपसे, आपको ये डेटा आपको इंटीग्रेट करना है जहाँ जरूरत पड़ेगा तो। देन आ जाओ व्हाट आर द चैलेंजेस इन मेजरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। सबसे पहले अंडर रिपोर्टिंग, मैंने क्या बताया आपको, तुमने 17 तरह के तो इसने कैजु वो लगा दिया इफ़ एंड बट्स, कि अगर आप ऐसे हैं तो इतना एम्प्लॉयमेंट है, आपने ऐसे ऐसे काम किया तो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयड है, वैसे वैसे काम किया तो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयड है। तो इतना तरीके का आप बट इफ़ एंड बट्स डालोगे तो अंडर रिपोर्टिंग एंड ओवर रिपोर्टिंग होगा ही। देन डेफिनेशन मिसमैच, कि अंडर एम्प्लॉयड है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है, इन दोनों में कैसे डिफरेंसेस निकालना इज़ डिफ़िकल्ट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पता करना मुश्किल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर व्हाट, डेफिनेशन का मिसमैच है। देन लैक ऑफ ग्रैनुलर डेटा, कि कितना भी कर लो ये ग्रैनुलर डेटा तो हमेशा का मिसिंग रहेगा। सो दिस इज अ यूनिवर्सल चैलेंज,
कि हाँ भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल तक मेरे पास एकदम लास्ट रूट तक का, लास्ट माइल तक का डेटा नहीं अवेलेबल है। देन CMI क्या कहता है? व्हाट इज CMI? दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको लिख लो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब आ जाओ, क्या है? यूज डेली रेफरेंस स्पीडेड एंड, मतलब डेली रेफरेंस स्पीड को यूज करो, ये सजेस्ट करता है। देन रिपोर्ट हायर एम्प्लॉयमेंट, कह रहा है, मतलब दीज आर सेइंग, मतलब सॉरी, व्हाट आई वांटेड टू से इज CMI says that these are the challenge कि use of daily reference is speedingly reporting higher unemployment, then reporting higher employment due to daily reporting, and then you have low labor participation. So these are the challenges in measuring unemployment, because since आपके पास लो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो पहले से ही है, तो अवेलेबल में ही कितने हद तक उसको ब्रेक डाउन करोगे, कितने सेक्शन में जाओगे। ठीक है, सो दिस वर द चैलेंजेस। अब आ जाओ, ये समझते हैं कि इन सब के जितने भी हम तरह अभी तक एम्प्लॉयमेंट देखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज क्या हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इसी में आधा कॉज तो हमें यहीं मिल गया। अब इसी को हम यहाँ पे वाइडली थोड़ा एड्रेस कर देंगे। सो देयर कैन बी इकोनॉमिकल फैक्टर जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। हाँ, कि भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्या है ये? साइक्लिकल कॉज ड्यू टू स्लो डाउन एंड रिसेशन, ये क्या है? इकोनॉमिकल कॉज ही तो है, तो बस उसी को हम लिखेंगे। कॉज क्या है? रिसेशन एंड स्लो डाउन, सेक्टोरल स्लो डाउन। अर्बन में वी हैव सीन दैट 20.9% तक ये चला गया था लो ड्यूरिंग कोविड। देन वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। व्हाट इज वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ? अब देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना, इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। इलास्टिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? समझो कि जैसे लेट्स से दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, और इसमें मुझे ये जानना है कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो, राइट? कितना स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। सो इफ वी से कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसेंट को देखें और उसको कंपेयर करें ग्रोथ ऑफ आउटपुट से, तो हमें ये दिखेगा कि डिनोमिनेटर बड़ा निकलेगा, क्योंकि थोड़े से कम एम्प्लॉयमेंट डाल के, थोड़े से कम एम्प्लॉयमेंट ही इनपुट करके आउटपुट ग्रोथ बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सो व्हेन डिनोमिनेटर इज बिगर, जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ, इफ लेट्स से न्यूमरेटर इज 100 एंड डिनोमिनेटर इज 10,000, सो व्हाट डू यू गेट? You get 0.001. So what does this identify? That elasticity of manufacturing industry is less than 1. यही तो हम बात कर रहे थे, राइट? सो इसकी कम एम्प्लॉयमेंट में ही ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आउटपुट ग्रोथ बिकम्स हाई। सो इलास्टिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वेरी लेस। एंड देन कम्प्लेक्स लेबर लॉ। पहले ऑलमोस्ट 29 वेरियस कंप्लायंस होते थे, अब उसको भले कम करके हमने 4 कर दिया, 4 कंप्लायंस कर दिया, जिसमें जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, व्हाट इज दैट? इट इज, ओहो, आई डोंट रिमेंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द स्कीम जिसमें कंप्लायंस को कम कर दिया, 29 वेरियस कंप्लायंस से 4 कंप्लायंस कर दिया एंड डिक्रिमिनलाइज किया है। एक मिनट रुक जाओ यार, उसको कहीं मैंने लिखा है यहीं पे, फिर मुझे भी वो वैसा होता रहेगा कि मुझे याद। सेकंड, अच्छा वो आएगा तो आई एड्रेस इट बाद में, अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। देन सोशल फैक्टर हो सकता है। सोशल फैक्टर क्या होता है? स्किल मिसमैच, पॉपुलेशन ग्रोथ, कास्ट बायस लिमिट एंड करप्शन डाइवर्जेंट। अब देखो, यही सब चीज़ हमने यहाँ किया था, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल। देखो क्या है कि स्किल मिसमैच, जिसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, कि इंडिया स्किल रिपोर्ट बताता है कि ओनली 50% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, राइट? एंड वी हैव 65% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, उसमें 50% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। एंड वी ऑल्सो नो कि ओनली
30% आर वोकेशनली ट्रेंड, 30.3% आर इनफॉर्मली ट्रेंड। सो यहाँ पे स्किल मिसमैच भी आता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अब यूएनएफपीए कहता है हमें, ये बताता है कि स्टेट ऑफ, मतलब यूएनएफपीए का स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये बताता है कि इंडिया इज ऑलरेडी रिपोर्टिंग 1.5 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। वो तो हम अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो ही गया कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी। सो यूएनएफपीए का डेटा होता है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हाउ आर यू गोना गिव जॉब टू एवरीवन। देन कास्ट बायस लिमिट है, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट। जैसे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इंटर जनरेशनल पॉवर्टी, कि आप इसको जैसे कास्ट बेस क्या हो गया कि वर्ना सिस्टम है, अगर आप इस वर्ण से आते हो तो आपका यही काम है, वरना आप पुरुषार्थ में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपने इस लाइफ डेथ साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो दिस आर कास्ट बेस्ड लिमिट भी है। देन देयर इज करप्शन डाइवर्जेंट, ऑब्वियसली वी नो दैट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जैसे मनरेगा क्या हो रहा था, डिले ऑफ वेज, यहाँ से वेज अलॉट तो हो रहा था बट वो जो वर्कर था उसको मिल नहीं पा रहा था। सो देर इज अ करप्शन डाइवर्जेंस। देन अनदर कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है कि भाई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे मैंने अभी को बताया ऑटोमेशन की वजह से, कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजिकल जॉब लॉस हो रहा है। तो फैक्टर टू लेबर इकोनॉमी इलास्टिसिटी क्या है ऑटोमेशन में, ये भी बहुत कम है। एंड वी नो दैट 75 million jobs are at risk globally and India has 60 to 70% demand and supply gap already, है ना, कि हमारे पास स्ट्रक्चरल लेबर ही नहीं है, चाहिए कुछ और है कुछ और। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली लैक रोल, इंडिया इज लैकिंग रोल इन वॉट, बिकॉज हमें पता है कि 50% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अभी यहाँ से डेटा स्किल इंडिया रिपोर्ट से निकाला है हमने, इंडिया स्किल रिपोर्ट से 50% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि भाई इंडिया के पास जो लैक ऑफ रोल है, जहाँ चाहिए, कहाँ, मशीन लर्निंग में, देन डेटा डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑपरेशंस में। सो यहाँ पे क्या है, गैप है, 60 to 70% ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में। तो एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। देन देयर इज अ स्ट्रक्चरल इशू, वही बताया कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे, डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। पता है कि 80 to 88 या 85%, ऑलमोस्ट 88% जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, PLFS से बताता है मैं। एंड उसमें से भी 42% तो एग्रीकल्चर में ही काम कर रहा है। अभी मैंने आपको यहाँ लिखा है डेटा कि 42% तो एग्रीकल्चर में ही काम कर रहा है। सो इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखो, अब जब हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो देखो यही सब जितना हमें ड्रॉबैक्स अभी मिला है इसी को एड्रेस कर देंगे वे फॉरवर्ड में। सो देख रहे हो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक थिंग। जब तक बेसिक चीज़ नहीं पढ़ोगे ना, लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सर ये तो पढ़ा हुआ है, सर ये तो प्री में ही पढ़ा हुआ है सर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है बट यू नो नाउ हाउ टू एड्रेस इट फॉर द मीन्स। डेटा को क्या करना, डेटा को रीयूज रिसाइकल करना है ना। तो स्ट्रक्चरल इशू देख लिया। देन देयर इज अ ग्लोबल फैक्टर ऑल्सो। अब ग्लोबल फैक्टर में क्या है कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आ जाएगा, ट्रेड वॉर आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस टैरिफ अभी अप टू 20%, अप टू 200% कर दिया है जैसे फार्मा पे, इनकमिंग अप टू 2 ईयर्स। सो क्या होगा जब फार्मा पे इतनी टैरिफ बढ़ जाएगी एंड देन हमारे फार्मा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, देन व्हाट, आवर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल डू द ले ऑफ, जॉब लॉस होगा। देन ग्लोबल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो रहा है, ले ऑफ ड्यू टू व्हाट, जॉबलेस ग्रोथ। देन सॉरी, जॉबलेस ग्रोथ वर्सेस जॉब लेड ग्रोथ तो बाद की बात है, बट ले ऑफ क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर सीइंग कि भाई अभी इंफोसिस ने ले ऑफ कर दिया, अभी मेटा ने ले ऑफ कर दिया, अमेजोन ने कर दिया, ओरेकल ने कर दिया। सो वी आर सीइंग। देन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली सप्लाई चेन डिसरप्शन। अभी देख लो क्या है, यूएस ईरान वॉर, यूएस ईरान, आप उधर देख लो, रशिया यूक्रेन। सो दीज आर व्हाट, दीज आर क्रिएटिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्लोबल फैक्टर बन गया हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंटली समझ जाते हो तो आपको दूसरी चीज़ें एड्रेस करने में यहाँ क्या एक एक्स्ट्रा यही फैक्टर आया ना, बाकी सब तो वहीं से उठा के लाए हम। अब देखो इन सब को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठेगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट मेजर्स आर। जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए
गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, फॉर्मलाइजेशन के लिए किया होगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने देखा डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर है, तो फॉर्मलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया। सोशल फैक्टर से जॉब लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ किया होगा। स्ट्रक्चरल फैक्टर की वजह से हो रहा था, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ किया होगा, राइट। तो जब हमें एक ये सब कहाँ से लाए, ये सब हम लेके आए जब हमें पता लगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। जब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता लग गया तो हमने क्या किया, हमने कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर दिया। जब कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता लग गया तो गवर्नमेंट भी तो उसी चीज़ को एड्रेस करेगी ना, कोई तीसरा चीज़ को तो नहीं एड्रेस कर देगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्किलिंग एंड डिजिटल इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे स्किल इंडिया मिशन लेके आए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देन डिजिटल इंडिया मिशन, देन पीएम दिशा। ये सबसे क्या हुआ, डिजिटल लिटरेसी के लिए गवर्नमेंट ने लाया। टारगेट क्या है, 6 करोड़ रूरल सिटीजन को डिजिटली इंटीग्रेट करना है। देन स्किल इंडिया मिशन एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से क्या, सॉरी कौशल विकास योजना से क्या कर रही है गवर्नमेंट, इज डूइंग सेक्टोरल बेस्ड ट्रेनिंग। एम क्या है, 32 लाख्स एनरोलमेंट करा, मतलब 32 लाख्स एनरोलमेंट ऑलरेडी हो गया है, एंड द एम इज टू सेक्टोरली ट्रेन देम, किस सेक्टर के लिए इनको ट्रेन करना है, किस में इसका वोकेशनल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे वीबी जी राम जी विच इज़ 100 डेज से 125 डेज को कंपलसरी वेज कर दिया है। अगर वेज नहीं दे पाती है गवर्नमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी सरकार। देन मेड इन इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 क्या बोला कि अराउंड 57 मिलियन टू 62.4 मिलियन जॉब ग्रोथ हुआ है, सॉरी इंक्रीज इन आउटपुट थ्रू मेक इन इंडिया। तो ऑब्वियसली ये जॉब इंटीग्रेशन हुआ होगा ना, 57 मिलियन था आउटपुट, इट केम टू 64 मिलियन इन 1920, 57 मिलियन टू 2023 में ये डेटा हो गया। देन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, व्हाट इज विकसित भारत, कॉर्पस ऑफ 2 लाख करोड़ लगा के गवर्नमेंट ने क्या किया, बेनिफिटिंग 4.1 करोड़ ऑफ यूथ थ्रू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, कि हमें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पता है कि भाई इतने सारी सेक्टर डोमिनेंस 88% वर्किंग पॉपुलेशन इज इनफॉर्मल सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर्मलाइजेशन थ्रू डिजिटाइजेशन, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम जस्ट रेगुलेटरी अप्रोच। सिर्फ रेगुलेटरी अप्रोच करके नहीं होगा, इट हैज़ टू बी फॉर्मलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन। जैसे नीति आयोग का क्या है, न्यू इंडिया @75, शिफ्ट द एग्रीकल्चर वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों, एग्रीकल्चर में क्या है, यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इनकी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मोस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट इंडिया में सबसे बड़ा क्या हुआ है चैलेंज, कि इंडिया ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंटल फेज हैज़ मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो उतना ग्रो नहीं कर पाया। अब इसी को हम आगे चल के जब पढ़ेंगे ना अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ऑल, तो विल अंडरस्टैंड दैट इसी को हम लोग मिसिंग मिडल बोलते हैं, मिसिंग मिडल, जो सबसे ज़्यादा जॉब एब्जॉर्व कर सकता था। क्योंकि देखो सर्विस सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप नहीं है। क्यों वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज़ हाई, एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर पे एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकता है, एक तरह का डिफरेंट तरह का प्रोडक्टिव वन एम्प्लॉय। बट इस कंप्यूटर को बनाने के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता तो देखो कितने तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी केसिंग कोई बनाता, इसकी स्क्रीन कोई बनाता, इसकी वायरिंग कोई बनाता, इसके सर्किट्स कोई और बनाता, इसकी प्रोसेसर कोई और बनाता। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, इट्स अ हाईली एम्प्लॉइंग सेक्टर। बट इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम वेयर, एग्रीज टू, इट शिफ्टेड टू डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, और ये उस समय का डिमांड भी था। अभी देखो 55% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। सो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स ऐसे ही लिए। देन नाउ कम टू जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। अब इन सब में देखा हमने, ये सब एड्रेस कर लिया, राइट, ये एड्रेस कर लिया, ये एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब हम देखते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में हुआ कैसे, और पहली बात जॉबलेस ग्रोथ है क्या, कॉज क्या है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब देखो जब ये करेंगे ना तो इसी के साथ लेबर रिफॉर्म, लेबर लॉ भी पढ़ लेंगे। क्यों, लेबर लॉ बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है उसको, बट उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ को समझने के लिए कि सरकार ने जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए किया क्या है, लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आ जाओ पहले पढ़ो जॉबलेस ग्रोथ क्या है।
jobless growth, it is a situation where economy is expanding, GDP is growing, but it is growing without creating new employment. वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर सकता था ना, हम वहाँ पे फोकस किए ही नहीं और सीधा सर्विस सेक्टर पे चले गए. एंड सर्विस सेक्टर कैन नॉट जनरेट एनफ एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉय एवरीवन, बिकॉज सर्विस सेक्टर की आउटपुट ही बहुत ज़्यादा है. IOCR इज़ वेरी लो इन सर्विस सेक्टर, दैट इज इंक्रीमेंटल आउटपुट क्रेडिट इन रेशियो, कि थोड़े कम इनपुट डाल के आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल जाता है. तो इनपुट कभी मतलब सॉरी इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ज़्यादा स्कोप होते ही नहीं है. स्कोप कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग में भी. अब मैन्युफैक्चरिंग में भी देखेंगे हम लोग कि एक देर इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव मार्केट एंड देन देर इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. सो इन दोनों को बैलेंस करके चलना है कि कैपिटल जनरेशन भी करना है और लेबर जनरेशन भी करना है, लेबर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस. अब आ जाओ देखते हैं कि रीजंस फॉर जॉबलेस ग्रोथ क्या है हमारे भारत में. अब देखो यही सब ले आओगे यहाँ पे भी, अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक थोड़ा सा रीज़न होगा वहाँ पे भी. इसी को हम डेटा को रीयूज़ कर सकते हैं. आ जाओ देखते हैं कैसे. कि ग्रोथ ड्रिवन बाय कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर. मैंने आपको बताया कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर क्या है, कि जहाँ पे कैपिटल इनपुट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल इनपुट से आउटपुट आ रहा है, जैसे मशीन वाले सेक्टर में. तो सेक्टर्स लाइक IT, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या है, हाई आउटपुट रेशियो है एंड लो एम्प्लॉयमेंट है. थोड़े इनपुट डालने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल जाती है. सो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. मैंने समझा आपको एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है यहाँ पे, कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली टू ग्रोथ ऑफ आउटपुट, कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ जाएगा, राइट. तो उसी तरीके से कैपिटल इंटेंसिव मार्केट में यही होता है. तो कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमिकल मार्केट जो है, तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर बढ़ेगा तो आउटपुट तो बढ़ जाएगा, GDP ग्रो कर जाएगा, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा. देन स्लो ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है ड्यू टू व्हाट, मैकेनाइजेशन. लेबर मार्केट में क्या देखें, लेबर मार्केट क्या आता है, फुटवेयर आ गया आपका, देन फूड प्रोसेसिंग्स आ गए, ये सब क्या हैं, दीज आर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मार्केट. टेक्सटाइल्स हो गया, कॉटन यान वाले इंडस्ट्रीज हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, दीज आर, बट वो खुद ही ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. देन ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट. देखो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न था वो सारा रीज़न यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं ना. ILO एस्टिमेट क्या कर रहा है, 75 मिलियन जॉब लॉस हो जाएगा. देन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ओनली 50% ऑफ यूथ आर एम्प्लॉयबल. देखो डेटा को कितना मैं स्मार्टली रीयूज़ कर रहा हूँ. डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, 80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वर्किंग पुअर. इसको क्या बोलते हैं, 80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, इनफॉर्मल सेक्टर में. और ऐसे सेक्टर्स को क्या बोलेंगे, वर्किंग पुअर. ये काम तो कर रहे हैं बट वनरेबिलिटी बना हुआ है. अभी जैसे मान लो टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो रहा है कि वर्किंग पुअर बन रहे हैं ना, उनको नहीं पता कब मुझे फायर कर दिया जाएगा. 75 मिलियन और वॉट वर्किंग पुअर ही तो है ये, क्यों, वनरेबल है ये बहुत ज़्यादा. देन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, पता है कि 42% एग्रीकल्चर है, 12% GDP कॉन्ट्रीब्यूशन है. और देखो एक डेटा कहता है ना कि अब एग्जैक्टली ये किसका डेटा है मुझे ये नहीं याद आ रहा है, बट इट सेज दैट Indian agriculture is trapped in low productivity, low output equilibrium. संतोष कर लिया है, चाहे फार्मर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि हाँ लो प्रोडक्टिविटी है, लो आउटपुट है. अच्छा कम ही प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं ना तो कम ही आउटपुट हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. सो इसमें ट्रैप हो गया है. अब देन देखो अदर रीजंस क्या है, इन सब के बाद इन सब से इतर भी कुछ रीजन होंगे. जैसे MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर को इंटेंशनली डॉर्फिज्म रहना है. क्यों, डॉर्फ रह के उनको बेनिफिट मिल रहा है. जैसे MSME का हमें पता है क्या है, 2.5 करोड़ का अगर उनका रेवेन्यू है, देन इट इज़ 125 करोड़ एंड देन दैट इज़ 500 करोड़. उसी तरीके से अगर यहाँ देखोगे आउटपुट उनका क्या होता है, आउटपुट 10 करोड़ है, 50 करोड़ है एंड देन 100 करोड़ है.
या नॉट 100 करोड़, आई गेस 500 करोड़ है, जो भी है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा है तो जब ये सेक्टर जब इस लेवल से बाहर निकलेंगे तो इनको बेनिफिट्स मिलना कम हो जाएगा, तो इंटेंशनली एमएसएमई डॉर्फ रहना चाहती है। देन एंड अदर रिपोर्ट इज ऑल्सो यूके सिन्हा कमेटी, ये कहती है यूके सिन्हा कमेटी रिपोर्ट कि क्रेडिट गैप है ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ का, जितना इनको इनपुट चाहिए उतना इनपुट है नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट 19% क्रेडिट जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, इनको इनफॉर्मल सेक्टर से 19% क्रेडिट आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, जिसकी वजह से एमएसएमई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, और वो फंक्शन कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बट जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। देन अर्बन बायस, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं, वो कहाँ अपने आप को अर्बन में ही सेटल करना चाहते हैं, बिकॉज उनके पास स्किल्ड लेबर एंड डिजायर्ड लेबर वहीं मिल रहा है, बट नोबडी, और जॉब मिल कहाँ रहा है, सॉरी जॉब जनरेट कहाँ हो रहा है, अर्बन सेटअप में। जॉब ढूंढने वाले कहाँ हैं, रूरल सेटअप में। सो देर इज अगेन स्ट्रक्चरल मिसमैच। देखो, ग्रोथ इज कंसिडर्ड अर्बन सेंटर बट जॉब सीकर्स आर एट रूरल पेरीमीटर, सो दिस बिकम्स चैलेंज। अब आ जाओ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ क्या होगा, एकदम वही मान लो, एकदम सब कुछ पता है अभी यहाँ तक में, कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं पता है। वाइडनिंग इनकम इनक्वालिटी हो जाएगा, राइट, स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में, अर्बन एंड रूरल के बीच में। राइजिंग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, पता है कि विशियस साइकिल ऑफ वनरेबिलिटी हो जाएगा, पता है क्यों, 88% हमारा है ना एम्प्लॉयड, वर्कफोर्स कहाँ पे एम्प्लॉयड है, इनफॉर्मल सेक्टर में। लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, पता है कि भाई इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 65% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, और डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा उसमें। हमें पता है कि उसमें हमने क्या डेटा देखा कि 15 से 29%, 48% आर अनएम्प्लॉयड, जो वर्क कर सकते थे, नहीं 48% ही एम्प्लॉयड है, राइट। देन लॉस ऑफ कंजम्पशन एंड डिमांड, वही बात है कि भाई मेरे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड कमा नहीं रही है, इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, वाइडनिंग इनकम इनक्वालिटी हो रही है, तो ये डिमांड जनरेट कहाँ से ही कर पाएंगे, तो साइकिल ऑफ लो एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है, विशेष साइकिल ऑफ लो। देन सोशल परफॉर्मेंस देखो, पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, क्राइम बढ़ रहा है, सोशल अनरेस्ट होगा कॉन्सिक्वेंसेस का, मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा, हो ही रहा है। देन फिजिकल बर्डन तो होगा ही, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। सो दीज आर व्हाट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। बस देखो, कुछ भी करना हो ना, ऐसे आंख बंद करो और अपने जीएस को याद करो, जीएस 1 में क्या क्या हो सकता है जॉबलेस का इम्पैक्ट, जीएस 2 में क्या क्या हो सकता है, गवर्नेंस का इम्पैक्ट हो सकता है, सब्सिडी स्कीम देना पड़ेगा, सोसाइटी में देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम बढ़ जाएगा, ठीक है, जॉबलेसनेस हो जाएगा, एजुकेशन इम्पैक्ट पड़ जाएगा, विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा। ऐसे ही याद रखो, एंड देन यू हैव द डेटाज, ऑल द डेटा टू रिकॉल एंड रिकलेक्ट। तो वेज टू एड्रेस क्या है जॉबलेस ग्रोथ, बस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लगाओ, स्ट्रैटेजी लगाओ, अनएम्प्लॉयमेंट लगाओ, जितने भी अभी तक पढ़े हो ना, इंक्लूसिव ग्रोथ ये वो सब लगा दो, सब यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े उन सबका सोल्यूशन निकाल दो, वे फॉरवर्ड। बस अब आ जाओ गवर्नमेंट वेज टू, ये तो हम बताएं, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है वेज टू एड्रेस जॉबलेस ग्रोथ। देखो, जो गवर्नमेंट मेजर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने का होगा वही अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर देगी, तो जॉबलेस ग्रोथ भी एड्रेस हो जाएगा ना, राइट। बस वैसा ही कुछ करना है यहाँ पे भी। प्रमोट लेबर इंटेंसिव, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, फूड, टॉयज, इनको करो। थिंक व्हाट चाइना डस, चाइना वो क्या कर रहा है, हर चीज़ में, छोटा मोटा चीज़ में, हर जगह कॉटेज इंडस्ट्री इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि कॉटेज इन बैक इंडस्ट्री इन बैकयार्ड का कंसेप्ट प्रमोट कर दिया। इसको लिखो, इंडस्ट्री इन बैकयार्ड, इंडस्ट्री इन बैकयार्ड। देन फॉर्मलाइजेशन विद स्किल डेवलपमेंट, ये करो, क्यों, स्किल इंडिया 2.0 शुरू किया गवर्नमेंट ने, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया। देन स्ट्रेंथन द गिग एंड डिजिटल इकोनॉमी, उसके लिए कोड सर्विस कोड लेके आया, पता है कि हमारा गिग इकोनॉमी में इतना 55% ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिग इकोनॉमी में है, आगे चल के पढ़ेंगे गिग इकोनॉमी जब पढ़ेंगे। देन प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, क्रिएटिव इंडस्ट्री, जैसे बजट 2026-27 में ये ऑरेंज इकोनॉमी यूज़ किया गया वर्ड, क्रिएटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे फ्रीलांसर हो गया, डिज़ाइनर्स हो गए, ये सारे कुछ यहाँ पे प्रमोट करना है। देन प्रमोट अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होगा यहाँ पे, क्यों, हमें पता है कि कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो प्रमोट लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। देन डेवलप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन, वैल्यू एडिशन एंड स्किलिंग,
increase labor force, female labor participation ratio. How? Women in STEM, that is science, technology, engineering and medicine. Then you have safe workplace norms, creche बनाओ, menstrual leave दो so that इनकी participation बढ़ सके. इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स में, ईवी में, एआई में. तो डॉक्टर रघुराम राजन का रिपोर्ट ये बताता है, ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी जस्ट जॉब क्रिएशन बट द क्रिएशन ऑफ गुड जॉब. जस्ट जॉब क्रिएट करोगे ना तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वर्किंग पुअर, जो कि हमेशा वनरेबल है कि कब मेरा जॉब चला जाएगा, कब मेरा जॉब चला जाएगा. वी डू नॉट नीड जस्ट जॉब क्रिएशन, वी नीड क्रिएशन ऑफ गुड जॉब. एंड एस्टैब्लिश अ डायलॉग बेस्ड रिफॉर्म. ये नहीं कि अपने मन से जो मन में आ रहा कर दो. डायलॉग किसके किसके बीच में होना चाहिए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के बीच में, गवर्नमेंट लेबर के बीच में, लेबर इंडस्ट्री के बीच में. सो अ होलिस्टिक अप्रोच निकल के आए सामने. देन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रही है गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन. सो ये क्या होगा, जॉब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा. फॉर जैसे एमएसएमई को दे रही है ना ये सब लोन, एमएसई के कौन सा है, युवा, किशोर एंड तरुण लोन है हमारे पास, सॉरी हाँ मुद्राज में युवा लोन, तरुण लोन एंड किशोर लोन करके है ना. उस तरह से जॉब मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप से, राइट. अब एक छोटा सा टॉपिक है, हम फटाफट उसको देख लेंगे, लेबर रिफॉर्म्स. अब लेबर रिफॉर्म करने का क्या ज़रूरत था, सबसे पहले बताऊं कि देखो, लेबर रिफॉर्म रिफर्स टू चेंज इन लेबर लॉ एम्ड एट व्हाट, मेकिंग लेबर मार्केट मोर एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव वाइल बैलेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विथ वर्क. अगर देखो पहले क्या था, 29 तरह के कंप्लाइंसेस थे कि इंडस्ट्री को अगर एस्टैब्लिश करना है, लेबर हायर करना है, ये साइन करो, वो साइन करो, इससे कंप्लाई करो, उससे कंप्लाई करो. इससे क्या होता था कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जा रहा है. सो कोई भी इंडस्ट्री जब अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहेगी, उसको दिखा रहे इतने सारे तो कंप्लायंसेस हैं, हम क्यों करें. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेट 29 सेंट्रल लेबर लॉ को 4 सिंप्लीफाइड लेबर कोड्स में गवर्नमेंट ने कंसाइज कर दिया उसको. देन नीड ऑफ लेबर रिफॉर्म क्या है, क्यों चाहिए इंडिया में. अब देखो हमारे पास पता है कि भाई हमारे पास डेटा लेबर इतने ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, अर्बन सेक्टर से ज़्यादा रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इनफॉर्मल में एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में अननेसेसरी का एम्प्लॉयमेंट है. सो वी नो ऑल द डेटा, उसी को बस एड्रेस कर दो कि फ्रैगमेंटेड एंड आउटडेटेड लेबर लॉ है. ठीक है भाई, 29 सेंट्रल लॉज थे प्लस 100 प्लस स्टेट लॉज थे. ठीक है, फॉर्म फोकस नेसेसरी होना चाहिए. ऑलमोस्ट 69,000 कंप्लायंसेस एनुअली फाइल हो रहा है केसेस. देन हाई इनफॉर्मेलिटी है, पता है 85%, ऑलमोस्ट 88% ना, 85 क्या लिख रहा हूँ, 88 लिखो ना यहाँ पे. 88% जॉब इनफॉर्मल सेक्टर में है. लैक ऑफ क्या, जॉब सिक्योरिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्किंग पुअर. देन रिजिड लेबर लॉ कॉजेस व्हाट, रिजिडिटी. एमएसएमई डेवलप ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है अगर बड़े बन जाएंगे तो बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ जाएगा. देन पुअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरीके से कि रिमेन लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू व्हाट, रिजिड लेबर लॉ. वो ज़्यादा हायरिंग फायरिंग ईजी नहीं हो पाता उनके लिए. जब हायरिंग फायरिंग ईजी नहीं होता तो वो नहीं हायर करना चाहते, क्योंकि उनको फायर करना जब जब नीड खत्म हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होना चाहिए ये चीज़, है ना. एग्जाम्पल क्या है, बांग्लादेश ने ट्रांसफॉर्म किया था. नाउ लुक, बांग्लादेश इज ऑल, इंडिया इज ट्रेलिंग बांग्लादेश डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग मोर, है ना. देन लैक ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ हुम, न्यू एज वर्कर, गिग कॉन्ट्रैक्ट. इन सब के पास क्या है, प्रोटेक्शन ही नहीं है, इनके पास लीगल बैकिंग नहीं है. सो ये भी है एक मेजर इंपॉर्टेंट कि लेबर लॉ में रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि इनको भी तो प्रोटेक्शन दोगे तभी तो ये एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. देन लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, क्यों है, सोचो, सोशल कंस्ट्रेन होगा, वर्क प्लेस कंस्ट्रेन होगा, सेफ्टी इशू होगा. क्यों, पीएलएफएस बताता है हमें कि 35.5% एम्प्लॉयमेंट है ओनली लेबर फीमेल में. देन इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. अगर लेबर लॉ को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम ग्लोबल मार्केट में कहाँ खड़े रहेंगे, हम एफडीआई को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे. सो मेंटेन पार विथ आईएलओ नॉर्म्स, तभी तो हमने आईएलओ नॉर्म्स के लिए जनरेट किया अपना. देखो स्टार्टिंग में ही जो था इंपॉर्टेंस था, अब बस उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तरह तरीके से, हर तरीके से. ठीक है. देन इनवाइट एफडीआई इज नॉन टैक्स बर्डन, ऑब्वियसली कि एक तो टैक्स बर्डन है ही, प्लस ये लेबर लॉ का भी बर्डन ऊपर से आ जाएगा कि इसमें कंप्लाई करो, इसमें कंप्लाई करो, इसमें कंप्लाई करो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देखो, वियतनाम ने यही चीज़ किया एंड वियतनाम हैज़ ग्रोन 90 टाइम्स. यू जस्ट नीड टू राइट दिस डेटा, वियतनाम ग्रू 90 टाइम्स बाय इवॉल्विंग देयर लेबर लॉज. तो 4 लेबर लॉ का कोड क्या है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना आप, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच. इसको बस ऐसे विश करके याद रखो. ठीक है. वेज इंडस्ट्रियल वेज इंडस्ट्रियल रिलेशन
देन इट इज़ सोशल सिक्योरिटी एंड एच से हेल्थ सिक्योरिटी, ऐसे करके मैंने याद रखा है विश। अब ऐसे याद रखो, दिस इज़ नॉट वेरी कि मतलब आपको ये कहीं पढ़ना नहीं है, आप पढ़ लेना इसको सो दैट यू कैन इंटीग्रेट इट, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। So labor code seeks to simplify compliances, promote formal employment, extend social security and improve workplace safety while making India labor market more competitive and industrial investment friendly. That's it, इससे ज़्यादा इसमें कुछ कलेश नहीं करना है। अब आ जाओ नया लेबर लॉ के साथ इशू क्या क्या है कि भाई हायरिंग फायरिंग को आपने ईजी कर दिया तो जॉब सिक्योरिटी कम हो गया, रिड्यूस अप्रूवल फॉर ले ऑफ, रीइंट्रेंचमेंट नहीं चाहिए सरकार से परमिशन उसको, वो इजीली अपना हायर एंड फायर कर सकता है। देन स्ट्रिक्टर स्ट्राइक प्रोविजन, अब इसमें लेबर को अपने पास इससे क्या हो गया, स्ट्रिक्टर स्ट्राइक प्रोविजन से क्या हो गया, हाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हैज़ गॉन डाउन, राइट। देन लॉन्गर वर्किंग आवर्स बना दिया है क्योंकि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनीज को अपना खुला छूट दिया है। देन लोअर टेक होम सैलरी हो गया, क्यों, न्यू डिफिनेशन ऑफ वेज कर दिया आपने, वेज को डिफाइन करने का तरीका ही बदल दिया आपने कि पर आवर वेज ली होगा, कैसा वेज होगा। सो टेक होम सैलरी कम हो गया, क्यों, आपने पीएफ एंड ग्रेचुटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। सो उसको आपने बाद में सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि आपने पेंशन रिमूव कर दिया, सो उसके पास बाद में पेंशन रहे रिटायरमेंट होने के बाद, सो आपने पीएफ एंड ग्रेचुटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया तो उसका टेक होम सैलरी कम हो गया है। देन कंसर्न ओवर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कि हाँ भाई मैं तुमको इतने महीने के लिए हायर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने महीने में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना, सो इतने महीने के लिए हायर कर रहा हूँ। सो क्या हुआ, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट हो गया, कैजुअलाइजेशन ऑफ जॉब कर दिया आपने। फियर ऑफ इंक्रीज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर कि परमानेंट वर्कर को हायर ही नहीं करी कंपनी। देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, वही इलीगल स्ट्राइक, सही चीज़ है कि स्ट्राइक रिस्ट्रिक्शन सेम चीज़ है, सेम पॉइंट ये। देन लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, क्यों, आपने कंपनी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंप्लाइंसेस कम करा दिए। देन हायर कंप्लाइंसेस कॉस्ट फॉर एमएसएमईज, क्योंकि आपने जो भी रखा है वो एक छोटे एमएसएमई के लिए कंप्लाइंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एडिशनल कंप्लाइंस कॉस्ट ऑन एमएसएमई बढ़ गया। वे फॉरवर्ड क्या है, सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज कंप्लाइंसेस कि सब कुछ को ऑटोमाइज कर दो, फेसलेस कर दो, जैसे हमने इनकम टैक्स में किया है फेसलेस ऑडिट, ठीक है। देन प्रमोट फॉर्मलाइजेशन, पता 88% इनफॉर्मल में है और यहाँ से ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है। एनहांस प्रमोट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, जितना भी ड्रॉबैक्स देखा हमने बस इसी को तो वे फॉरवर्ड में लिख देना है, राइट, हो गया। इनोवेट गिग वर्कर फ्रेमवर्क, अब आगे चल के गिग इकॉनमी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई 55% ऑफ वर्कफोर्स गिग इकॉनमी में जा रही है एंड कॉन्स्टेंटली अराउंड 8 to 9% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, 7.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो गए हैं। देन स्ट्रेंथन एंड इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, नथिंग मच, वी आर डन विद दिस। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका लेक्चर नंबर 9 और वो होगा आपका आई गेस, जस्ट लेट मी सी, लेक्चर नंबर 9 विल बी गिग इकॉनमी, हाँ बोला था ना अगला गिग इकॉनमी होगा। सो डन, स्कैन दिस code for PDFs and you can join here for lectures. Thank you. See you in the next lecture.